अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। आज पाकिस्तान ने एक बेतहाशा तशवीशनाक रैकेट तोड़ा है। 150 से ज़ायद अमवात कोरोना वायरस से जदोजहद करते हुए ना सिर्फ रिपोर्ट हुई हैं लेकिन साथ में केसेस की तस्दीक, पॉजिटिविटी रेट, इन सब में इजाफा हुआ चाहता है। और साथ में ये भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान ने बहैसियत एक रियासत, बहैसियत उसके सेहत का के जो शोबे हैं, बहैसियत सूबाई सतह पर जो प्रोविंशियल एपरेटस हैं, क्या उस तरह की कार्रवाई हो रही है स्टेट लेवल पे। और साथ में ये भी देखना होगा कि इनफरादी तौर पे क्या वो SOPs, वो एहतियाती तदाबीर, वो एक शऊर जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं और हर तरह की अपने पे पाबंदियाँ लगाते हैं कि किसी ना किसी तरह से इस वबा से ना सिर्फ मुकाबला किया जाए लेकिन पाकिस्तान में भी अगर इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदारी का इजहार किया जा रहा है तो मजमूई तौर पर भी हम तहफ़्फ़ुज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। उस सब पर बात करनी होगी। शराजी साहब, पान में इंडिकेटर्स आर वर्सनिंग। हिंदुस्तान की तो शायद बात ही नहीं करनी चाहिए, उधर जिस तरह की आफत है आपके सामने है उसके तो विजुअल्स भी इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं सर, चाहे ऑक्सीजन के हवाले से हो, चाहे उनके क्रेमेटोरियम्स पे जो प्रेशर पड़ गया है उसके हवाले से हो, वो भी आपके सामने है। और बहुत लोग कह रहे हैं खित्ते में, खित्ते से बाहर भी, कि आप अगर वॉर फुटिंग पे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे नहीं तो कुछ किया नहीं जा सकता। आप पे भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है अनकरीब अगर अभी आप वो अहम इकदामात ना उठाएं। तो सर, इसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो कह दिया है, हमने कल वाले शो पे भी इस पर टच किया था लेकिन आज उसको ज़रा एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को पुलिस की सपोर्ट में उनको बुला लिया गया है, मुआवनत करें वो वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की SOPs को इन्फोर्स करें जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं शराजी साहब, और मज़ीद बताएं कि आगे कुछ क्या करना चाहिए। बिल्कुल असद, एक तो आपने दुरुस्त कहा अपने इब्तिदाई में कि इस वक्त हिंदुस्तान तो लगता ही है कि कोविड को लेके कैपी सेंटर बन चुका है और इस वक्त जो वहाँ पे मुस्बत आने की शरह शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर ये मरीज़ अमेरिका में ज़्यादा हैं लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल बहुत वर्स है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने जब UK वेरिएंट आया था तो उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था लेकिन हमने कोई सफरी पाबंदियाँ नहीं लगाई थी। और अब भी आपने देखा है, मेरे ख्याल में सिख यात्री हमारे इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। तो गोया कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले एक माह से सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही थी लेकिन हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि क्या हिंदुस्तान के साथ भी हमें सफरी पाबंदियों पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और बिलाखिर वो फैसला भी अब आके हमने किया है। उस दौरान काफ़ी लोग आ जा चुके हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, जो आपने कहा कि रिकॉर्ड नया सामने आया है पाकिस्तान में अमवात का और साथ में जो मुस्बत आने की शरह है वो भी बढ़ती जा रही है। तो मेरा ख्याल में शुरू में तो हमने कल भी इस बात का जिक्र किया और लगता ही है कि आने वाले दिनों में ज़्यादातर प्रोग्राम्स इसी इशू पे होते रहेंगे और इसमें हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत से कहाँ कहाँ कोताही हुई, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कहाँ कहाँ सूबों और मरकज़ के दरमियान जो एक राब्ते का फुकदान है वो देखने को मिला। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग रिलैक्स हो गए थे। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी अशराफिया है वो रिसेंट पास के अंदर सेनेट इलेक्शन को तो ज़्यादा अहमियत देती रही लेकिन इस दौरान कोविड के हवाले से जो अरेंजमेंट्स करनी चाहिए थी या कम अज़ कम जब भी आफत आई थी और ऐलानात किए गए थे हमारे सियासतदानों की जानिब से कि हम हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, हम नए हॉस्पिटल्स कायम करेंगे, बिलखुसूस वायरल डिजीज़ के लिए एक अलहदा से हॉस्पिटल्स बनेंगे, सारे ऐलानात अपनी जगह पे हुए थे। हमें उससे लगा था कि हमारी सियासी क़यादत को इस बात का इदराक है कि जब इस तरह की आफतें आएँ तो किस तरह रियासतें रिस्पॉन्ड करती हैं और क्या क्या इंतज़ामात करने चाहिए। लेकिन फिर हुआ क्या, उसके बाद एक सियासी दंगल लग गया और हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन को ये कह रही थी कि जलसे नहीं करने चाहिए और दूसरी तरफ खुद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि PDM चल पड़ी, सड़कों पे आ गई, पूरे मुल्क के अंदर जलसे हुए, बड़े बड़े जलसे हुए और साथ में उसके बाद हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन, उसमें भी लंबी चौड़ी बैठकें होती रही। तो सियासतदानों की जो तरजीहात हैं वो अपने मफादात थे, अवामी मफादात हरगिज़ नहीं थे और नतीजा यही निकला कि आज मुल्क के अंदर तीसरी लहर जब आई है तो अब
लोगों की मदद करने के लिए रियासत कहीं मौजूद नहीं है। पहले तो अगर SOPs की बात करें, असद ये हुकूमत को डे फर्स्ट से मालूम है कि हम लोगों के लिए एक गाइडलाइंस ज़रूर वज़ा कर देते हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। तो आज के दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, इस मुल्क के ख़जाने के ऊपर इतना बड़ा बोझ है। हमने इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बना रखी है, एक तहसील से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, सूबे तक। ये लोग करते क्या हैं कि आज हमें फ़ौज को बुलाना पड़ा है। गोया कि इस मुल्क के अंदर सैलाब आए तो फ़ौज आए, इस मुल्क के अंदर जल्जला आए तो फ़ौज आए, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के मामला हों तो भी फ़ौज ने देखने हैं। अब कोविड के को लेकर अगर SOPs को भी फॉलो करना है तो माशाल्लाह अब फ़ौज को आना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तो हाथ पे हाथ धरी बैठी है या फिर वो आंखें मूंद के साइड पे बैठे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें। तो बड़ी अफसोसनाक बात है। आज के दिन आप ज़रूर आपने फ़ौज को बुलाया है, बड़ी अच्छी बात है। इससे एक बात तो हमें वाज़े होती है कि हुकूमत बड़ी संजीदा है कि लोगों की जानों को बचाया जाए, लेकिन साथ में आप ये भी तो देखें कि आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। वो रियासती मशीनरी, तो इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर उसमें मुअत्तल में तब्दील हो चुकी है, या उनकी एबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान लगाने चाहिए कि वो अपना शराजी काम साहब, सही तरीके से कर। जी, उसकी सर एबिलिटी पे तो कोई शक नहीं, उसकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा महदूद है, उसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा महदूद है। लेकिन उस पर भी मैं ये कहूँगा शराजी साहब, आपसे मैं इतफाक़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको शायद मैं इतना क्वालिफाई करूँगा कि फ़ौज आखिरकार हमारी ही फ़ौज है। अगर ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सैलाब में उनको बुलाना पड़ता है, सेंसस में उनको बुलाना पड़ता है, और जो आपकी अपनी, जो आपके अपने स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी वो आपके सामने है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जितनी कोताहियाँ हैं वो आपने बहुत खूबसूरती से आउटलाइन कर दी। लेकिन इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए शराजी साहब, इसकी अशद ज़रूरत थी कि अगर आपके वो लोग जो सुबह से रात इस मसले पर काम कर रहे हैं, आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आपके जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपके जो प्रोविंशियल अपैरेटस हैं जो पूरी जान लगा रहे हैं, आपके डॉक्टर्स जो इतनी तादाद में पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं इसी वबा को कंट्रोल करते हुए, और एक ऐसी वबा जिसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में, और अगर थी भी तो हमारी वो वाली प्रोटेक्टिव कैपेसिटी नहीं थी। इसका भी जो कोर इशू है शराजी साहब वो ये है कि आप किन चीज़ों को तरजीह देते हैं। पॉलिसी पर अमल दरामद करने में तो आप देखेंगे कि चाहे कोई भी शोबा हो, मईशत से ताल्लुक़ रखता हो, सेहत से ताल्लुक़ रखता हो, तालीम से ताल्लुक़ रखता हो, कानून से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी अमल दरामद नहीं होती। लेकिन यहाँ अगर आपकी अपनी स्पेंडिंग इतनी कम है, जो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो सूबाई सतह और वफाकी सतह पर इतना कम है, तो चाहे आप जो भी कर लें उसको ना तो उतनी कैपेसिटी दी जा सकती है, ना उसको उतना ह्यूमन रिसोर्स दिया जा सकता है, क्योंकि आप उसको उतने वसाइल एलोकेट कर ही नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छा होगा कि कोरोना वायरस की ये जो वबा है, ये जो बहुत ही तल्ख तजर्बा है, इसकी रोशनी में हम अपने तरजीहात को रीप्रायोरिटाइज कर लें। और अगर हंगामी सूरत हाल में आपको फ़ौज बुलानी पड़ रही है तो साथ में शराजी साहब एक ओवरहॉल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, अपनी बजटिंग जो आप कर रहे हैं, और जो आपका हेल्थ का शोबा है दुनिया में कम तरीन एलोकेशन उसको होती है, वो भी आप देखें। आप बिल्कुल 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 आपने दुरुस्त कहा। और यही मेरा ख्याल में जब पहली लहर आई थी उसके बाद हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जब अगला बजट आएगा, जब आया तो ख्याल ये था कि शायद इसके अंदर एक ख़ास फंड की एलोकेशन की जाएगी। और शुरू में इमरान खान साहब ने एक पब्लिक फंड जनरेट करने के लिए, रिलीफ फंड के लिए भी एक एफर्ट की थी, जो बाद में उसको भी छोड़ दिया गया। तो अगर रियासत के पास अपने यहाँ इतनी स्पेस नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है कि आप दीगर कामों से पैसे निकाल के तो कोविड के लिए एक ख़ास फंड जनरेट करें, तो मेरा ख्याल में फिर आपको जाना चाहिए, तो डोनेशंस की तरफ जाना चाहिए था, किसी तरफ तो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया आपने। हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक मौजूद था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर करने के लिए आपने कोई इकदाम नहीं उठाए। फिर वैक्सीन, बीच में एक बड़ा अच्छा मौका था कि आप वैक्सीन की खरीदारी के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते। ऐलानात किया तक तो हमें ज़रूर कहा गया कि सूबे भी आज़ाद हैं, वो भी वैक्सीन खरीद सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? किसी एक सूबे के बारे में बताएं कि किसी ने वैक्सीन खरीदी हो, वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मेरा ख्याल में ये लीड लेनी चाहिए थी वफाकी हुकूमत को। NCOC के नाम से आपने एक इदारा बना दिया है, बड़ी अच्छी बात है, जहाँ पे आप आदाद शुमार रोज़ जमा करते हैं,
और उसकी बुनियाद पे आप फैसले करते हैं कि क्या स्कूल्स खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, दफातर के अंदर हाजिरी की रेशो क्या होनी चाहिए, मार्केट्स को ओपन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कितनी देर तक ओपन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल में जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो साथ में आपको चाहिए था कि वैक्सीन की फरहमी के लिए भी आप खसूसी इंतजाम करते। आपको इस बात का इदराक होना चाहिए था कि जब वायरस आया है, और आपको पता है असद के माहिरीन ये कहते हैं कि जब कोई वायरस आ जाए तो कभी जाता नहीं है, वो उसने हमेशा के लिए रहना है, बट हमने उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है उसके लिए बुनियादी तौर पर इंतजाम करने चाहिए। तो आज कई मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर उनकी 50% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और पाकिस्तान की सूरत हाल यही है कि 22 करोड़ लोगों में से असद इस वक्त सिर्फ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई चुकी है, और उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रंट एंड वर्कर्स की बात करते हैं, हेल्थ वर्कर्स की, उसमें से मेजॉरिटी लोग आज भी रिलक्टेंट हैं। वो कौन सी खला है जो अभी भी पुर हो सकती है? हमने अभी डिस्कस किया कि जी ये कोताहियाँ थी, ये कमज़ोरियाँ थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एंड मैं आई थॉट कि आपसे ज़रा ये आपको ज़रा ये पुट करें। अव्वल तो सर, जो वफाकी वज़ीर तालीम ने ऐलान किया है कि स्कूल्स को बंद नहीं किया जाएगा, और अगर बंद कर रहे भी हैं तो वही स्कूल्स बंद हो रहे हैं जहाँ 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो। इसको एक तरफ सर, जो एरियाज़ हैं आपके जहाँ इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, मुख्तलिफ शहर हैं सर, उनमें आप तो यही बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमतों ने भी जो ट्रेसिंग का एक निज़ाम इम्प्लीमेंट किया है, उससे ये सब पता चल जाना चाहिए कि जहाँ इस तरह की मुस्बत रेट है उस पर आप एक स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं। तीसरा, जो पिछले साल आपने इस इशू को भी इतना मुतनाज़ा कर दिया था कि मसाजिद पर भी उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस अब होनी चाहिए, इतने ज़्यादा मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। और फिर चौथा, शराजी साहब, जिसका आपने भी जिक्र किया, एक मुल्क भर में एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, सुबह से रात तक आपको उसी जोश से लोगों को आगाह करना चाहिए जिस तरह पहले। लेकिन वही झिझक, एक वाज़ेह झिझक है, चाहे आपके अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स हों और उनकी राय हो वैक्सीन के मुतालिक, चाहे आपका आम शहरी हो जो एहतियाती तदाबीर पर उस तरह का अमल दरामद ना कर रहा हो। तो ये जो 4-5 मोटे मोटे नुकात हैं शराजी साहब, इन पर तो हुकूमत अभी भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि पिछली जो दूसरी लहर के अंदर जो आपने वो जो ट्रैक एंड ट्रेस एंड क्वारंटीन की जो पॉलिसी अपनाई थी, बड़ी 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 इफेक्टिव पॉलिसी थी, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। उसके ताज़ा आपने स्मार्ट लॉकडाउन गोया के जो डाटा आपके पास आ रहा था, शहरों के अंदर भी जो आपने सेक्टर्स की डिवीजन की थी, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, जो बड़े और शहर हों, आपको पता था कि मखसूस आबादी के अंदर पॉजिटिव होने की रेशो ज़्यादा है, तो आपने वहाँ पे एक स्मार्ट लॉकडाउन किया, उसकी वजह से बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया। उसको भी अभी तक आप नहीं अपना रहे। फिर साथ में आपने कोशिश की थी उस वक्त भी कि आपने बिजनेस कम्युनिटी को और इसी तरह उलमा को एंगेज किया और उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि इनिशियली तो गैदरिंग्स होनी नहीं चाहिए, और अगर होनी भी चाहिए तो बड़ी महदूद तादाद में होनी चाहिए। लेकिन उसको भी आपने फिर मॉनिटर किया। हमने उस वक्त देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को डिप्यूट किया और वो जाके मसाजिद को विजिट करते थे कि क्या वो डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, लोग अपनी जाए नमाज लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या उसके साथ लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और सैनिटाइजर, और उसके अलावा जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वहाँ पे एक इंतज़ाम किया गया कि नहीं किया गया। असद अब ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, बिल्कुल आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है सारी चीज़ें, और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये जहमत करती है कि वो जा के इन चीज़ों को मेक श्योर करे। भाई खुदा का वास्ता, इस वक्त खाना काबा के अंदर नमाज तरावी जो है वो महदूद अंदाज में अदा की जा रही है। पिछले साल हज का फरीज़ा अदा नहीं हो सका, ममालिक को मना कर दिया कि हज नहीं हो सकता, लोगों को ना भिजवाए। तो जब इतने बड़े इक़दाम लिए जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अब यहाँ पे जो मुस्बत शरह है वो 30%, 40% को जाकर टच कर रही है। तो अब तो बड़े गैर मामूली हालात है, और गैर मामूली हालात के अंदर तो आपको कम से कम जो पास्ट एक्सपीरियंस आपका है उसी को दोबारा इम्प्लीमेंट करके तो देख लें। रादर ये कि अभी तक आप ऐलानात कर रहे हैं, या कम से कम ये कर लिए कि आपने आर्मी को कॉल कर लिए कि थोड़ा बहुत SOPs के ऊपर अमल दरामद कराया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये नाकाफ़ी चीज़ें हैं। और पड़ोस में जो हिंदुस्तान की मिसाल है,
असद मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता वो सूरत हाल पैदा हो गई तो पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी और खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी जिसको फिर हुकूमत सहार नहीं पाएगी। जो फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं, फ़िलहाल आपने कुछ महदूद पाबंदियों का ऐलान किया है, उस पर शराजी साहब अगर आपकी राय ले लें, और ये बहुत ही अगर मुख्तसर सा हम बताएं कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूल्स हैं जिनकी 5% से ज़्यादा मुस्बत शरह है उनको ईद तक बंद कर दिया जाएगा, दुकानों को 6 बजे के वक्त बंद कर दिया जाएगा, जो इंडोर आउटडोर डाइनिंग है उसको ईद तक उस पर पूरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, आप टेक अवे कर लें, डिलीवरी कर लें, और जो आपके दफातर हैं उनके भी जो औकात हैं उनको 2 बजे तक महदूद कर दिया गया है, उनमें 50% स्टाफ सिर्फ काम कर सकेगा। तो सर ये चलें तसल्ली बख्श तो नहीं है, इन पर ऐड किया जाए, किस तरह देखते हैं शराजी साहब जो आपने फ़िलहाल पाबंदियां लगाई हैं, ये भी सामने रखते हुए कि पीटीआई की हुकूमत का ये एक मरकज़ी पैगाम बन गया है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे जो मईशत को मुतासर करे या जो गरीब तबके को बुरी तरह अफेक्ट करे, किस तरह देखते हैं? देखिए असद, इस वक्त आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 60 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी नौकरियां छिन चुकी हैं इस कोविड की वजह से। तो मेरा ख्याल में ये दुरुस्त बात है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हरगिज़ नहीं जा सकते। और आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक प्रोग्राम था कि लोगों को जाके शायद एक इमदाद देनी है, वो भी 12,500 रुपए के बाद वो लोगों को फिर कोई रकम नहीं मिल पाई। तो मैं समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी और साथ में स्कूल्स और दफातर के लिए आप 17 अप्रैल की बात क्यों कर रहे हैं? आपको चाहिए कि मई के एंड तक आप एक ऐलान कर दें ताकि लोगों को हालात की संगीनी के बारे में आप कन्विंस कर सकें। जब आप छोटी छोटी तारीखें देंगे तो लोगों को भी लगता है कि शायद ये 2 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते की बात है। लोगों को बता दें कि मई के एंड तक हालात शायद काबू करने के लिए हमें स्कूल्स भी बंद रखने पड़े और दफातर के अंदर भी सूरत हाल कुछ तरह रखना पड़े, तब जाके है। वरना अगर आप ये छोटी छोटी तारीखें देते रहेंगे तो लोग उस तरह सेंसिटाइज नहीं होंगे जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि फिर चीज़ें उस अंदाज में एड्रेस हो पाएंगी जो हुकूमत उम्मीद लगा के बैठी है। ठीक, इसी पर वक्फा लेने के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमती पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में कोरोना वायरस का बुरा हाल हो चुका है, तबाही और बर्बादी की लहर दोनों सूबों तक वसी हो गई है। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म को इस बात को समझना चाहिए कि मईशत सिर्फ तब तक मुस्तहकम हो सकेगी जब कोरोना वायरस की वबा पर पहले काबू पाया जाए। लेकिन साथ में शराजी साहब, अगर आप सिंध के भी नंबर्स देख लें सर, तो 923 नए कोविड केसेस हैं। ये सबसे आपका एक सबसे बड़ी तादाद है, 29 जनवरी के बाद सबसे बड़ी तादाद है। ये भी और हम कई बार इस प्रोग्राम पे कह चुके हैं, एक यकजहती का मौका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है सिंध में, और अभी मरकज़ को और सूबों को ना सिर्फ कोऑपरेट करना चाहिए, सर जोड़कर सर ये डिसाइड करना चाहिए कि जो भी लाए अमल तय करें तो उस तरह तय करें कि आपकी जो इनफरादी जिम्मेदारी है और कलेक्टिव जिम्मेदारी है वो पूरी हो सके। यकीनन होना तो यही चाहिए। ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, और ये आइडियल सिचुएशन होती है उन माशरों में जो बड़े ही कौमी और अवामी मफाद को मुकद्दम रखते हैं और वहाँ की जमहूरियत लगता है कई सौ साल गुजार चुकी हैं। तो वहाँ पे लोग बड़े ही एक संजीदा मामलात को संजीदा अंदाज में एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में तो कोशिश ये होती है कि अगर कोई आफत भी आई है तो आफत होती है, वो किसी हुकूमत की वजह से नहीं आती, लेकिन उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि मुखालफिन को कैसे रगड़ा लगाया जा सकता है। तो कोई ना कोई एक वजह ढूंढ लेते हैं कि शायद ये हाकिम वक्त की वजह से आई है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ जमहूरी रवैये हैं बड़े ही मायूस कुन है लोगों के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि इस कोविड को देख लें या पिछले दिनों हम कलअज़म TLP की बात जब कर रहे थे, हर मामले पे वो तौहीन रिसालत का कानून हो या वो आफत हो या वो इस मुल्क की इकॉनमी हो, हर मामले पे हमारे यहाँ सियासतदानों का रवैया एक दूसरे को लताड़ने का है, इशू को एड्रेस करने का नहीं है। भाई मेरे,
अगर हुकूमत वक्त दुरुस्त फैसले नहीं कर रही तो आप क्या कर रहे हैं, आप हमें बता दें। हमने तो देखा है कि सिंध के अंदर जब वैक्सीन मरकज़ की जानिब से भी गई थी तो वहाँ एक स्कैंडल सामने आया था कि वहाँ अशराफिया के लोगों को एज लिमिट जो मुकर्रर की गई थी उससे हट के लोगों को वहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही थी। क्या किया आपने, क्या मेक श्योर किया कि जो एक एज ब्रैकेट थी उसमें लोगों को लगनी चाहिए थी और आम लोगों को लगनी चाहिए थी, बट वो अशराफिया को लग रही थी। इसी तरह क्या आपने कैपेसिटी बढ़ा दी? क्या आज हम कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता सिंध के अंदर मरीजों की तादाद रिकॉर्ड हो जाती है तो अस्पताल इस काबिल हैं कि वहाँ पे बोझ सहार सकेंगे? इसका जवाब देना चाहिए। क्या आज हम ये जान सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि वहाँ पे जो आपने क्लेम कर रहे थे कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन मंगवा रही है या ऑर्डर दे दिया है या उसके लिए रकम मुख्तस कर दी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी वैक्सीन सिंध में आ चुकी है और कितने लोगों को लग चुकी है? तो खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। आप इस 22 करोड़ मुल्क के आप हाकिम हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, फ्यूचर में आपसे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। आप तो कोई एक विजडम के साथ आगे आएँ और जहाँ जहाँ हुकूमत लैग कर रही है बेहतर यह है कि आपकी तनकीद मशवरे की शक्ल में होनी चाहिए, वो तनकीद हुकूमत को लताड़ने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें क्या आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि पंजाब में ज़्यादा आ रहे हैं, जब आवारा कुत्तों के काटने के सिंध में वाक़यात आते हैं तो आप हमें पंजाब के फिगर्स पेश कर देते हैं कि जी अगर वहाँ पे हो रहा है तो पंजाब में भी ये काम हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा हो रहा है। भाई एक बुराई को दूसरी बुराई से आप क्यों कंपेयर करते हैं? आप हमें अच्छी एग्जांपल्स क्यों नहीं देते? आप कहें कि हमने एक बेस्ट वे में चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज किया है और ये देखें कि मरकज़ की हुकूमत के मुकाबले में सिंध में हमने हालात को बेहतर अंदाज में काबू कर ली है। आज सबसे बड़ा झगड़ा क्या होता है? आपके वजीर तालीम साहब कहते हैं कि हम तो तालीमी इदारे खोल देंगे। मरकज़ या NCOC में ये फैसला होता है कि तालीमी इदारों को नहीं खोलना चाहिए, बट दूसरी लहर के बाद आपने डट गए कि नहीं हम तो स्कूल खोलेंगे। तो जब रवैये ऐसे हों, अब तो वायरस की सूरत हाल ये बन गई कि बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। तो पहले तो ये था कि शायद बूढ़ों को हो रहा है, 50 साल से उम्र के लोगों को होता है, अब तो 3 साल के 6 माह के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में हमें एक मरबूत, जो पहले भी आप असद बात कर रहे थे कि सियासी क़यादत को इस तरह के पेंडेमिक के अंदर मिल बैठना चाहिए। रादर आप तो खतूत लिखते, आप तो थोड़ा सा एक तरह से तनकीद को साइड पर रख के आप थोड़ी सी इल्तिजा के अंदाज में प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि आप हम सब के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कभी कभी आपकी जानिब से स्टेटमेंट सुनने को मिलती भी है कि आए मिल बैठें, ताकि हुकूमत के ऊपर भी एक प्रेशर आए कि सियासी जमातें उनके साथ बैठना चाहती हैं और इस पेंडेमिक और इससे जुड़े दीगर जो मामला हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेरा तो ख्याल है कि 18वीं तरमीम के बाद अब बहुत सारे जो NFC अवार्ड का जो फंड्स हैं वो तो सूबों के पास चले जाते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि तमाम सूबे अपने फंड से पैसे निकालते और कोरोना से मुतालिक एक फंड जनरेट होता जो पूरे मुल्क के अंदर इक्वल इस्तेमाल होता, लेकिन ऐसे इकदाम हमने नहीं देखे, सिर्फ तनकीद ही देखी जा रही है। इसका जो दूसरा जाविया है सर, आपने जिक्र किया पिछले सेगमेंट में, आपने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का भी जिक्र किया, तो कभी ऐसा लगता है शराजी साहब कि ये जो मसला जो कि वफाकी सतह पे भी उतना लागू होता है, सूबाई सतह पे भी लागू होता है चारों सूबों पर, कि आपने अभी तक अपने इलाकाई हुकूमतों को उस तरह डेवलप नहीं किया, उनको वो तरजीह नहीं दी जो आपको देनी चाहिए थी, और उसका नतीजा ये है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान इज़ एट द लोएस्ट एंड। जब बात की जाती है, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी कह रहे थे कि ये गोल है हमारा कि आप 50% को या 70% अपनी आवाम को वैक्सीनेट कर सकें, वो आप कर ही नहीं सकते। चलें वो सप्लाई के भी मसाइल अपनी तरफ शराजी साहब, लेकिन बात वही जो आपने की कैपेसिटी की है, जब आप फील्ड में जाते हैं आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपकी परसेंटेजेस भी उतनी ही कम होती जाती हैं। सप्लाई आपको मिल भी जाए सर, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उस तरह फील्ड में नहीं आई, तो बेहतर ही होगा कि आप इसको रीप्रायोरिटाइज करें। आज भी जो भी डिस्कशन हो रही है वो जैसे आपने खुद कहा सूबा बमुकाबला वफाक, और हम उससे आगे बढ़ते नहीं हैं, ये समझते नहीं है कि ये इतने इंडिविजुअल लेवल पे कोरोना वायरस की वबा फैल चुकी है कि इसको इलाकाई डेटा, लोकल बॉडीज़ और उस तरह के लोग जिनको ज़मीनी हकायक से ना सिर्फ वो आगाह हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनके अपने इंटरनल नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू वो इस चीज़ को
आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बगैर मैं समझता हूँ सर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, और अभी भी आपको एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड NCOC जैसी बॉडी ही चाहिए होती है इन तमाम लोगों को और इन तमाम हुकूमतों को, कुव्वतों को साथ लेके चलने के लिए, और अफसोस होता है। बिल्कुल 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 असद, और मेरे ख्याल में एक और बात जो बड़ी तवज्जो तलब है कि जो नया वेरिएंट आया है इसके अंदर जो स्प्रेड का एक तरह से एलिमेंट है वो बड़ा फास्ट है। आपने देखा भी है कि अब पॉजिटिव होने की शरह 40% को छू रही है। तो अब आगे ईद आ रही है और आपको ये पता है कि अर्बन से रूरल की तरफ एक ट्रैवल करते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बड़ी सिटीज़ में काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, और फिर इन ईद के दिनों में वो अपने आबाई इलाकों को लौटते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सूरत हाल हुई कि लोग वापस गए और अपने साथ वायरस लेके गए, और आपके देही पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ तो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे भाई। वहाँ तो ये सहूलतें बड़ी नापैद सी हैं। वहाँ तो हॉस्पिटल पूरे, वो कहते हैं कि 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कहीं एक बड़ा हॉस्पिटल है, बाकी जो डिस्पेंसरीज वहाँ पे चल रही हैं। तो खुदा का वास्ता हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि शहरों के अंदर एक स्मार्ट लॉकडाउन, अभी भी ईद में मेरे ख्याल में 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते का वक्त बाकी है जिसके अंदर हम चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ और लोग ट्रैवल करके देहात में गए और वहाँ वायरस का स्प्रेड जिस तेज़ी से हुआ और हेल्थ सिस्टम वहाँ पे एब्सेंट है, तो मैं समझता हूँ कि फिर एक और बहरानी कैफियत पैदा होगी। वहाँ पे एक तो इलाज की सहूलतें नहीं हैं, और दूसरा आपकी इंडस्ट्री का तो पहले बुरा हाल है। जो आपकी एग्रीकल्चर की लेबर है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस तरह के हालात को नहीं सहार सकता। आपके तो इकॉनमी के अंदर इस कदर जान नहीं है कि आप लोगों को 2 दिन बिठा के खिला लें। वो तो और हुकूमतें हैं, वो तो और एक तरह से रियासतें हैं जहाँ पे लोगों को घरों में जाके उनको, वो कनाडा हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो बरतानिया हो, वो अमेरिका हो, जहाँ पे लोगों को एक तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि अगर जॉब्स नहीं है तो कम से कम वहाँ पे लोगों को रोटी मिल रही है, इलाज मिल रहा है। तो थोड़ा सा इस सियासत से हट के एक अगर आप सूरत हाल बहरानी हो भी गई है तो बहुत मुनासिब होगा कि मिल बैठें और एक ऐसी पॉलिसी के साथ आएँ कि जिसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी हो। वो पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, GB के लिए, इस्लामाबाद के लिए, सब के लिए यकसा हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, और लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज आए कि अब तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सूबे वफाक एक पेज पे आ गए हैं। और इससे लगता है कि सूरत हाल बहुत गंभीर है और लोग भी फिर मेरे ख्याल में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर यही बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो फिर नहीं हालात बदलने वाले। अच्छा सर, हमने बात की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो कुछ ना कुछ एक रोल आउट किया पाबंदियों का, और बताया कि हालांकि इसको आप चलें एक महदूद किस्म की नौयत इनकी तसव्वुर कर सकते हैं, इनको हम पूरी तौर पर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें हैसियत ज़िम्मेदार शहरी साथ हमारा ज़रूर दें। अब सर साथ में जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दिए। ये कहा उन्होंने कि वफाकी हुकूमत को एक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे भी पाबंदी लगानी चाहिए, और अगर वो ये कर लें तो सिंध में भी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह के फ़ैसले लेने चाहिए। एयरपोर्ट्स पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लॉकडाउन आपको करने चाहिए उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ केसेस में इजाफा हो रहा है, और साथ में ये भी कहा कि डॉक्टर्स के लिए और पुलिस के एहलकारों के लिए जो वैक्सीनेशन है उसको आपको लाजिम कर देनी चाहिए। तो ये जब आप इस फहरिस्त को देखते हैं सर, इन रिकमेंडेशंस का क्या इन पर भी अमल दरामद कर देना चाहिए? मेरा ख्याल है जो ये पुलिस की और इस तरह के इदारे जो हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के में शुमार होते हैं। मेरा ख्याल में जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यकीनी तौर पे ये फ़ैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि इन लोगों को वैक्सीन दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जिन लोगों ने आपके लिए आगे चल के काम करना है, आगे खड़े होकर काम करना है, वो हेल्थ वर्कर्स हों, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो पुलिस के लोग हों, इन लोगों को ज़रूर देनी चाहिए। और बिल्कुल ये जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है।
न सिर्फ सिंध जहाँ पे अभी तक हमें लग रहा है कि अब हैदराबाद और कराची के अलावा बाकी जगहों पे अभी भी जो मुस्बत शरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और फिर हम कहेंगे कि बलूचिस्तान जहाँ पे अगेन जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा को बेहतर अंदाज में एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे भी लोगों की मोबिलिटी को बड़ा महदूद किया जाए, तब जाके हम कहेंगे कि कम अज़ कम एक सूबा दूसरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि क्योंकि लोगों की ट्रैवलिंग को ओपन रखा गया और वहाँ से वायरस आके यहाँ पे भी मुस्बत शरह उसको बढ़ा दिया है। तो मेरा ख्याल में ये बड़ी मुस्बत और तामीरी तजावीज़ हैं, इनको हुकूमत को संजीदगी से देखना चाहिए और ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अच्छा, साथ में अगर हम बिल्कुल आखिर में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आएँ, शराजी साहब आपने देखा अभी हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है उस पर हमने डिस्कशन भी की। शाह महमूद कुरैशी साहब वफाकी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने यकजहती का इजहार किया है और साथ में आपने देखा सोशल मीडिया पे भी एक काफ़ी ऑर्गेनिक ट्रेंड है जिसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद इंडिया और ना सिर्फ यकजहती का इजहार कर रहे हैं लेकिन अपनी जो सिंपैथी है, जो यहाँ के लोग जो जज्बात रखते हैं कि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं, वो आपने देखा रियासत के तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी हिंदुस्तान को एक्सटेंड किया जा रहा है। उसमें फैसल ईदी साहब का भी जो एक ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये ऑफ़र किया कि हम आपको अपनी एम्बुलेंसेस भिजवाएंगे और मैं उनकी रहनुमाई करूंगा, सुपरवाइज़ उनको करूंगा। ये सब को सर किस तरह देखते हैं? और ये जो हिंदुस्तान में इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है, शायद उसको देखते हुए भी रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदों को अब कुछ अहम इक़दाम लेने होंगे। यकीनन उसमें तो अब हम बहुत कुछ कह चुके हैं कि इक़दाम लेने का यही वक्त है और हमें ये घंटों और दिनों में ये फैसले करके तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौज को बुलाया गया है और वो कर रहे हैं। थोड़ा सा SOPs को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मुझे लगता है कि उससे फ़र्क पड़ेगा। हिंदुस्तान को लेकर मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव था। अब फैसल ईदी साहब का हमने देखा कि कल के दिन में उन्होंने एक ख़त लिखा मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब को और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो चाह रहे हैं कि उनका एक रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसमें से कुछ एम्बुलेंस और रज़ाकार भी वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि अगर वो हिंदुस्तान चाहे तो जाकर वो हेल्प कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भी एक ट्वीट की या उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें इज़हार यकजहती या वज़ीर ख़ारजा ने भी उन्होंने भी इस तरह की अच्छे ख़यालात का इजहार किया। तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान तलखियाँ और दूरियाँ अपनी जगह पे, लेकिन मुसीबत की घड़ी में मेरे ख्याल में जो एक मैच्योर नेशन है उसको इसी तरह के कंडक्ट का मुजाहरा करना चाहिए। और बड़ा अच्छा है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग हिंदुस्तान के लोगों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सरहद पार से भी इसी तरह के इन मैसेजेस को वेलकम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी साहब को भी सिम्बॉलिकली क्यों ना हो इस पेशकश को कबूल करना चाहिए जो फैसल ईदी साहब ने दी है। मेरे ख्याल में इस तरह के इक़दाम और इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूरी हैं उनको भी ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकती है। तो कोई नुक्ता आगाज़ ही होता है ना जहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मुसीबत की घड़ी में अगर आज पाकिस्तानियों ने मदद की पेशकश की है या उनके साथ खड़े हुए हैं, एक सॉलिडेरिटी शो की है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी हमें को मुस्बत पैगामात सुनने को मिलने चाहिए और यही चीज़ें फिर आगे ताल्लुकात को बेहतर करती हैं। तो बड़ा अच्छा है, हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे हट के कि कश्मीर का मसला भी हल हुआ है कि नहीं हुआ, वहाँ से लॉकडाउन हटा है कि नहीं हटा, बाकी मामलात को पे हिंदुस्तान का कंडक्ट हमारे मामले पे क्या रहा है, सब चीज़ अपनी तरफ। इस वक्त मुश्किल है, मुसीबत है और मुसीबत में हर चीज़ को भुला के बहरहाल इसी तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की रियासत ने किया है। वेल डन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।